हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका भी जवाब हमें मिल जाएगा। इसके प्रावधानों को पढ़ने से पहले इसके कुछ कारणों की चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, तब जो है इसके प्रावधान की बात करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1909 जो था, भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूरा न कर सका। साथ ही जो सांप्रदायिक मतदान प्रणाली जो शुरू किया गया था, उससे भारतीयों में जो है असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच समझौता हो गया। अंग्रेज ना कांग्रेस को सेटिस्फाइड कर पाए, ना ही मुस्लिम लीग को सेटिस्फाइड कर पाए। 1916-17 में मेसोपोटामिया जो आयोग है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें ये बात कही गई कि अंग्रेज जो है भारत में शासन करने के सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है। साथ ही होम रूल जो आंदोलन चल रहा था, उससे भारतीयों में जागृति आ रही थी, राष्ट्रीय भावनाएं जो है फैल रही थी और अंग्रेजों की चाहत थी कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग मिलेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा किया कि भाई हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे और स्वशासन भारत में जो है धीरे धीरे जो भारत को डोमिनियन बनाएंगे, स्वशासन वहाँ प्रदान करेंगे। इन सभी बातों को लिखते भी रहते हैं, ठीक रहेगा। कारण भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूरा न कर सका। सांप्रदायिक मतदान प्रणाली से उत्पन्न असंतोष उन्नीस 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता उन्नीस 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए असक्षम बताया जाना होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जागृति व राष्ट्रीय चेतना का विकास
प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा है, अंग्रेजों को था कि भाई भारतीय क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इन सभी बातों के मद्देनजर तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने एवं भारत को स्वशासन प्रदान करने की घोषणा की। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मॉन्टेग्यू भारत आए और वायसराय चेम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं से शिमला में विचार विमर्श किया। ठीक है, इसके बाद जो है तत्पश्चात जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ या किया गया, है ना। और इसी रिपोर्ट के आधार पे, ये जो रिपोर्ट था, इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ, है ना, एवं 1921 से इसको लागू किया गया, तो ये जो है एक पृष्ठभूमि है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उस अधिनियम का। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जो है इसमें प्रावधान क्या किए गए, इसकी बात करेंगे हम। इसको मैं क्लीन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रावधान क्या किए गए, क्या क्या हुए इसमें प्रावधान।
पहला तो आपको याद रखना है कि पहली बार इस अधिनियम में जो है आपको उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया कि भाई हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे और भारतीयों को धीरे धीरे जो है स्वशासन भी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये मिलता है। दूसरा जो है भारत सचिव प्लस भारत परिषद का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान। आप कमेंट जरूर करेंगे यदि आपको याद है, तो पढ़ा है हम लोगों ने कि कब से जो है खर्च भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे थे इन ब्रिटिश पदाधिकारियों को। इस बात का कमेंट आप जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अब भारत सचिव और भारत परिषद का जो खर्च है ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। लेकिन एक देखिएगा समझदारी वाली बात, ये क्या करते हैं, जैसे ही खर्च देने की बात आती है ना, तो भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम कर देते हैं। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी की गई। कितना हुआ? तो न्यूनतम 8 व अधिकतम 12 निश्चित किया गया कि भाई किया गया। तो कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा कितना? मात्र 12 सदस्य ही रहेंगे। एक यहाँ पे पॉइंट बना लीजिएगा, नोट पॉइंट बन जाता है। वैसे हम पढ़ेंगे आगे 1935 में कि 1935 में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 1935 के अधिनियम में जानेंगे, लेकिन यह जान लेना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर, एक जो है हाई कमिश्नर, हिंदी में जिसको उच्चायुक्त कहते हैं, की नियुक्ति की गई। जो भारत सचिव की सहायता करता था, नहीं, भारत सचिव की शक्तियां क्या हो गई? कम हो गई। अब इसके सहायता के लिए हाई कमिश्नर भी, उसकी भी नियुक्ति कर दी गई। पहली बार जो है इस अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान हुआ, यानी चुनने का जो अधिकार सबको नहीं मिला, सीमित ही रखा गया इसको। लेकिन जो है सीमित किसको भाई देखा गया? तो संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, इस आधार पे ही जो है वोट देने का यानी मतदान करने का अधिकार दिया गया। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव की बात पहली बार यहाँ इस प्रावधान को यहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ पहली बार एक और काम हुआ। पहली बार
महिलाओं को मताधिकार, लेकिन यह भी क्या था, तो यह भी सीमित था। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पे ही महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार मिला। फिर जो है आगे अगला प्रावधान हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीय अनिवार्य कर दिए गए, यानी आवश्यक रूप से 3 भारतीयों को रखा जाएगा। इसके पहले वाला जो हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1909 पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 1 भारतीय को जो है वहां रखा गया था। नाम जरूर आप कमेंट करेंगे। यहाँ जो है 3 भारतीयों को अनिवार्य किया गया कि वे 3 भारतीय रहेंगे। उसके बाद से जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी ना, प्रणाली को विस्तारित किया गया, को विस्तारित कर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपीय पर भी लागू किया गया। यानी इनको भी जो है सांप्रदायिक यानी पृथक निर्वाचक मंडल इनको भी प्रदान किया गया। इसमें होता क्या था, पृथक निर्वाचक मंडल में हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है उस क्षेत्र विशेष से, जो भी निर्वाचन क्षेत्र है वहां से, तो मतदाता सिर्फ मुसलमान ही होंगे। यदि सिखों के लिए भी इसको विस्तारित किया गया, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए विस्तारित किया गया। तो यदि सिख कहीं से उम्मीदवार खड़ा होता है, यदि सिखों के लिए वो निर्वाचन क्षेत्र भी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसमें प्रावधान क्या होते थे कि 3 चीजें, निर्वाचन क्षेत्र भी वही, जैसे मान लीजिए सिखों की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र भी सिख निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा, और उम्मीदवार वो भी सिख होगा, और मतदाता वो भी सिख होंगे, है ना। तो इस तरह से जो है ये पृथक निर्वाचक मंडल का था। तो यहाँ पे क्या किया गया, इस अधिनियम में सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को भी जो है ये प्रदान करने का काम किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अगले प्रावधान में जो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुआ। जो केंद्रीय विधान परिषद था ना, केंद्रीय विधान परिषद, इसके स्थान पर जो है 2 सदन, कौन कौन से 2 सदन स्थापित किए गए। एक तो राज्य परिषद, जो कि उच्च सदन होता था, और दूसरा केंद्रीय विधान सभा, ये निम्न सदन था। इस 2 सदन को क्या किया गया, स्थापित किया गया। उच्च सदन और निम्न सदन। आज भी हमारे देश में जो है 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। किसे उच्च सदन कहते हैं, किसे निम्न सदन कहते हैं, आप जरूर कमेंट करेंगे।
केंद्रीय विधान परिषद को खत्म कर दिया गया, उसके जगह पे 2 सदन स्थापित किए गए, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की बात करें, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 60 इसके सदस्य थे, जिसमें 34 तो निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। किसके? राज्य परिषद के सदस्य। और विधानसभा के सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य 144 थे। किसी किसी किताब में 1+145 लिखता है, तो एनसीईआरटी में 144 है। तो 144 का कैसे बंटवारा हुआ? 144 में 104 निर्वाचित और बाकी के जो 40 हैं वो मनोनीत। तो ये 145 होगा, तो यहां एक प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से 144, 104 और 40, ठीक है। तो ये 104 निर्वाचित होते थे और 40 क्या होते थे? मनोनीत होते थे। विधानसभा के सदस्य की बात करें, जब कार्यकाल की बात करें कि राज्य परिषद के जो सदस्य थे इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता था? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का, ठीक। इस तरह कार्यकाल होता था। दोनों की शक्तियां जो थी ना, दोनों जो सदन था, उस सदन और निम्न सदन, दोनों की शक्तियां समान थी, लेकिन एक जगह जो है मात्र, लेकिन बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। जो केंद्रीय विधानसभा थी ना, उसी को जो है सिर्फ बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार था। बाकी की शक्तियों की बात करें तो सभी शक्तियां क्या थी? समान थी। कभी दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो क्या होता था? दोनों सदनों में मतभेद होने पर वायसराय जो था बैठक बुला सकता था, बैठक बुला सकता था किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए तो। और जो निर्णय होते थे ना, बहुमत के आधार पर होते थे, तथा निर्णय जहां निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे, लेकिन निर्णय ना बन पाए तो अभी भी वायसराय के पास वीटो पावर था, और साथ ही जो है अध्यादेश जारी करने का पावर भी वायसराय के पास है। ये ध्यान रखिएगा कि वायसराय के पास अध्यादेश और वीटो बना रहा है ना। तो अभी जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, किसके पास ये पावर है? आप यदि जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। तो इसे भी आप नोट कर लें। आगे क्या किया गया? अगले प्रावधान में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। दोहरे शासन की स्थापना है ना। तो इसके अंतर्गत हुआ क्या क्या भाई? द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो
याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत जो है केंद्रीय व प्रांतीय विषय अलग अलग कर दिए गए, है ना। और प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। तो दो भाग कौन कौन थे? पहला जो भाग है इसको कहते हैं आरक्षित या सुरक्षित विषय। इस आरक्षित या सुरक्षित विषय में क्या क्या रखे गए? इसमें जो है भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, है ना, ये सब आदि इसमें रखे गए। और दूसरा जो विषय बना वो था हस्तांतरित, या इसको अंतरित भी कहते हैं, अंतरित विषय। तो हस्तांतरित या अंतरित विषय में कौन कौन सी चीजें थी? तो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, कृषि, सार्वजनिक निर्माण आदि, ये हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखे गए। अब जो सवाल खड़ा होता है कि आरक्षित जो विषय थे और हस्तांतरित विषय थे, इनका शासन कौन करता था? तो समझ में आएगा कि हुआ क्या। तो ध्यान रखिएगा, आरक्षित विषयों पर शासन यानी किसका अधिकार था? तो इस पे शासन जो था, गवर्नर अपनी परिषद की सलाह से करता था। और ये जो थे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और हस्तांतरित विषयों पर शासन कौन करता था? यहां भी गवर्नर ही था, लेकिन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से, भारतीयों को यहां पे जो है शासन में स्थान दिया गया मंत्रियों की सलाह से। और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। तो हस्तांतरित विषय में आपने क्या देखा कि स्थानीय स्वशासन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब इस शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूंजी की जरूरत है। और पूंजी को ये अपने हाथों में रखे हुए भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, स्थानीय स्वशासन के लिए पुलिस की जरूरत है ना। तो मेन चीजों को अंग्रेज अपने हाथों में रखे हुए हैं, गवर्नर और उसकी परिषद जो है वो अपने हाथ में रखे हुए हैं। और बाकी जो हस्तांतरित विषय है, जो इस पे डिपेंडेंट है आरक्षित विषयों पर, उसमें जो है भारतीयों को डाला गया। तो यहां जो है ये काम हुआ। तो प्रांतों में क्या दिखाई देता है? द्वैत शासन। प्रांत में विषयों को दो भाग में बांट दिया गया, और एक अंग्रेजों के हाथ में और एक भारतीय मंत्री। यहां भी गवर्नर था, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सलाह से जो है वो शासन करता था। और ये व्यवस्थापिका के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे। क्या थे? उत्तरदायी थे। ठीक है। ये जो भारतीय मंत्री थे ना, भारतीय
मंत्रियों के नियुक्ति एवं पद च्युति का अधिकार यानी हटाने का अधिकार किसके पास था? तो गवर्नर के पास था। गवर्नर के पास था। ठीक है, तो द्वैध शासन की स्थापना दिखाई देती है। कुछ बातें नोट में आप लिख लेंगे, जरूरी है। द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं? द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो नाम है उनका लियोनिल कार्टिस। लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है डायरकी। डायरकी का मतलब ही होता है द्वैध शासन। तो ये पुस्तक है इनकी डायरकी नाम की, अंग्रेजी में इसे DIARCHY। इस पुस्तक में ही जो है उन्होंने द्वैध शासन के बारे में लिखा है। तो इनको जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। नोट का एक और पॉइंट बना लेंगे 2 नंबर पॉइंट में कि द्वैध शासन जो था 1935 के अधिनियम में हम लोग पढ़ेंगे, इसको क्या किया गया? प्रांतों में खत्म कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया, है ना। तो 1935 में द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त व केंद्र में लागू। तो ये काम किया गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या कि जो गवर्नर है, गवर्नर के परिषद का भी बंटवारा दिखाई देता है 2 तरह का। एक तो क्या है, अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले, फिर लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? गवर्नर की कार्यकारिणी का बंटवारा यहां दिखाई देता है। गवर्नर की कार्यकारिणी का बंटवारा 2 रूपों में। कौन कौन? एक तो गवर्नर और प्लस जो है उसकी परिषद, और दूसरा जो है गवर्नर प्लस भारतीय मंत्री। इस तरह से गवर्नर की कार्यकारिणी जो है ये 2 भागों में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। द्वैध शासन कहां कहां प्रारंभ कब किया गया? द्वैध शासन का प्रारंभ, तो सबसे पहले याद रखिएगा, चूंकि हम अवगत हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू किया गया? 1921 में लागू 1921 में लागू किया गया ना। 1 अप्रैल 1921 से जो है बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, फिर जो है ओडिशा, मध्य प्रदेश व असम में प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1921। फिर जो है 1923 से बर्मा विधान परिषद में, वर्मा विधान परिषद में प्रारंभ हुआ, और 1932 में जब जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना हुई तब यहां भी द्वैध शासन यहां भी द्वैध शासन शुरू किया गया। ऐसे भी द्वैध शासन में शामिल किया गया, शुरू
किया गया। ठीक, 3 जगहों पे जो है द्वैध शासन की स्थापना हुई। लॉर्ड क्लाइव ने सबसे पहले द्वैध शासन जो है बंगाल में कब स्थापित किया था, कब शुरू किया था? यदि आप अवगत हैं तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ भी बंगाल में 1921 में जो है द्वैध शासन को जो है प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। तो आप इसे जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, और इसको मैं क्लियर करके फिर आगे का प्रावधान लिखता हूं। और कौन से प्रावधान किए गए? तो अगला प्रावधान हुआ भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। इस समय गठन नहीं किया गया, ध्यान रखेंगे। ये गठन का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में था कि भारत में लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और 1924 में ली आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के रिपोर्ट पर जो है 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो कहा जाए कि जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, यानी भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1926 में हुआ। इसका प्रावधान कब आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में इसका प्रावधान आया था। तो ये दोनों चीज को आप क्लियर कट याद रखिएगा कि भाई क्या है क्या नहीं। किसके सिफारिश पे? तो ली आयोग के सिफारिश पे जो है 1924 में उसकी सिफारिश आई थी, उसके आधार पे जो है इसका गठन किया गया। साथ ही जो है यहाँ पे याद रखना है आपको, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। नियुक्ति का अधिकार दिया गया। फिर अगला प्रावधान, सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया। और सबसे अंत में याद रखेंगे, किसी समय जो है ये प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो भारत में जाकर जो है शासन की जांच करेगा कि कहाँ तक हम सफल हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो भारत के शासन व्यवस्था या जो है कहाँ तक जो स्वशासन की बात और उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात कही गई थी, शासन व्यवस्था की जांच कर रिपोर्ट देगा। और आपने पढ़ा है कि जो है साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन का गठन किया गया और फिर जो है साइमन आयोग जो था भारत आया और भारत में उसका विरोध भी हुआ। तो साइमन कमीशन के बारे में हिस्ट्री में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसी आधार पे जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया, याद रखना है आपको। और इसके बाद से जो है भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। 1935 के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।